हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस सी एस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला सवाल है नरेशन से। दोस्तों, तो हमें देखना है कि क्वेश्चन ये डायरेक्ट में है या फिर इनडायरेक्ट में है। अगर डायरेक्ट में है तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है, और जब इनडायरेक्ट में है तो इसे डायरेक्ट में बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, द पुअर एग्जामिनी सेड, ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी। दोस्तों, इसका चार ऑप्शंस है और हमें चूज करना है कि इसमें सबसे बेहतर आंसर कौन सा होगा, सबसे बेहतर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। दोस्तों, तो इन्वर्टेड कोमा में अगर क्लॉज है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। तो हमें अब इनडायरेक्ट इसमें से बनाना है। दोस्तों, द पुअर एग्जामिनी सेड, ओ गॉड, यानी कि ये क्या कर रहा है दोस्त, ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। द पुअर एग्जामिनी प्रेड गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम। तो दोस्तों, प्रे है, यहाँ पे प्रे कर रहा है गॉड से और कह रहा है कि हम पर क्या होना चाहिए, दया करे भगवान। तो द पुअर एग्जामिनी प्रेड गॉड, और उसके बाद इन्फिनिटिव लगा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इन्फिनिटिव ही लगेगा। अगर यहाँ पे प्रे लगाते हैं तो इन्फिनिटिव लगाते हैं, और यहाँ पे अगर मी है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार से द पुअर एग्जामिनी के हिसाब से, यानी कि इसका प्रोनाउन ही होगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। तो ये आंसर हो सकता है दोस्तों, पर चूंकि अभी हमारे पास तीन ऑप्शंस और भी हैं, हम अभी डिसीजन नहीं लेंगे दोस्तों। देखते हैं, इससे बेहतर अगर कहीं पे है तो वो आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, द पुअर एग्जामिनी इन वॉकिंग गो गॉड। दोस्तों, यहाँ पे प्रेड गॉड है, यहाँ पे इनवॉकिंग गॉड है। इनवॉक का मतलब होता है दोस्तों प्रे करना और ईश्वर को पुकारना, पुकारने के लिए है, ईश्वर को पुकारने के लिए कहते हैं इनवोकिंग। इम्प्लोर्ड हिम, इम्प्लोर, दोस्तों इम्प्लोर का मतलब होता है याचना करना। तो ईश्वर को पुकार रहा है और याचना किया, क्या किया, टू टेक पीटी ऑन हिम, कि उन पर क्या हो, दया करे। तो दोस्तों देखते हैं कि पहला से ज्यादा सटीक और बेहतर डायरेक्ट स्पीच बना हुआ है कि इनडायरेक्ट बना हुआ है, कि कौन सा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड डाला गया है। जहाँ पे ओ गॉड यानी कि ये प्रार्थना करने की बात हो रही है। टेक पीटी ऑन मी कहने का मतलब है कि याचना भी किया जा रहा है कि आप हम पर दया करें। तो दोस्तों, यहाँ पे पुकारने और याचना करने दोनों के लिए अलग अलग और सटीक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो यानी ये बेहतर है ए से। अब देखते हैं क्या इससे भी बेहतर कोई ऑप्शन है। द पुअर एग्जामिनी एक्सक्लेम्ड, ये एक्सक्लेमेशन नहीं है, तो ये यहीं पे इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। द पुअर एग्जामिनी आस्क्ड गॉड टू टेक, आस्क नहीं होगा दोस्तों। जब ओ गॉड है तो ये प्रे ही होगा, याचना करने के लिए होगा, पूछने के लिए नहीं होगा दोस्तों। ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, तो आस्क्ड यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए और बी है, जिसमें बी जो है बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम, ही सेड इट इज क्वाइट फाइन नाउ। दोस्तों, ये भी डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट नरेशन है दोस्तों। तो देखते हैं कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम, ही सेड इट इज क्वाइट फाइन नाउ। कहने का मतलब है कि व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम का मतलब क्या है, ये एक तरह का प्रपोजल है दोस्तों, एक तरह का डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि
तैरने जाना कैसा रहेगा, इट इज क्वाइट फाइन नाउ। और उन्होंने कहा कि हाँ ये एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है इनडायरेक्ट के लिए। ही आस्क्ड मी व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम एज इट वाज क्वाइट फाइन देन। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम के लिए क्या है कि पूछ रहा है आस्क्ड मी व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम। तो यहां तक तो ये सही है। एज इट वाज क्वाइट फाइन देन, तो दोस्तों नाउ का हमेशा क्या बनता है, देन बनता है। यानी कि अगर हम इसका तरीका देखें बनाने का तो ग्रामेटिकली भी और मीनिंग को अगर देखा जाए ध्यान में तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम फिट बैठता है। तो पिछले सवाल की तरह भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगला जो 3 ऑप्शन है उस पर भी ध्यान देंगे। हो सकता है कि इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन कहीं हो। तो ही प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ स्विम एज इट वाज, प्रपोज नहीं है दोस्तों, ये एक तरह से पूछा जा रहा है, तो प्रपोज नहीं होगा, यानी कि ये यहाँ पे गलत हो गया। ही सजेस्ट, सजेशन भी नहीं है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है कि व्हाट अबाउट गोइंग फॉर ए स्विम, तैरने जाना कैसा रहेगा दोस्तों। ठीक है, ही एडवाइज, एडवाइस भी नहीं दे रहा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। Now look at question number 3. Tom said that he had had a strange experience in the day before. तो दोस्तों देखते हैं ये कौन सा नरेशन है, पहले ये देखते हैं डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है दोस्तों। तो टॉम सेड दैट के बाद अगर दूसरा क्लॉज है तो यानी कि ये क्या है, इनडायरेक्ट है, यानी कि इसका डायरेक्ट बनाना है हमें। तो हम लोग देखते हैं कि ही सेड, टॉम सेड का डायरेक्ट टॉम सेड ही रहेगा, तो यानी कि हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन में टॉम सेड है। दैट की जगह हम लोग इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, देखते हैं चारों में इन्वर्टेड कोमा ही होगा, इधर छूट गया है शायद लिखना। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा होगा। अब हमें देखना है बहुत सारी चीजों को ध्यान में, चूंकि यहाँ पे डबल हैड लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक हेड अगर जब डबल हेड लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि पहला हेड जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा हेड जो है वो मेन वर्ब है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब है। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कब बनाते हैं, जब क्या हो, सिंपल पास्ट टेंस में होता है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट पर सिंपल पास्ट टेंस में रहता है तो हम लोग उसका जो इनडायरेक्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। दूसरा एक और सवाल है दोस्तों कि पास्ट परफेक्ट में यदि रहे तो वो चेंज नहीं होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कि क्या इसका जो डायरेक्ट स्पीच होगा वो आइदर सिंपल पास्ट टेंस होगा या नहीं तो पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट होगा या फिर सिंपल पास्ट होगा। पास्ट परफेक्ट होगा तो चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो वो भी आंसर हो सकता है दोस्तों। और जब सिंपल पास्ट होगा डायरेक्ट तो उसका इनडायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट तो उसका डायरेक्ट क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा, अगर ये पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें से दो ऑप्शन हो गए, एक तो सिंपल पास्ट टेंस और दूसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं, ही हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस द डे बिफोर, और द डे बिफोर का हम लोग अगर इनडायरेक्ट में द डे बिफोर हो तो यानी कि ये डायरेक्ट में क्या होगा, यस्टरडे होगा, राइट। तो जब हम यस्टरडे लगाते हैं दोस्तों तो यस्टरडे या लास्ट डे वगैरह के लिए हम लोग हमेशा जब टेंस पढ़े हैं तो इसमें किसमें बनता है, ये सिंपल पास्ट में बनता है दोस्तों। किसमें बनता है, सिंपल पास्ट में बनता है। तो एक जो लॉजिक है, एक जो रूल है जो कि हमें क्या रिकमेंड कर रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस में बनना चाहिए। और दूसरा रूल ये भी है
कि सिंगल क्लॉज कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये सिंगल क्लॉज का है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में इसलिए नहीं बनेगा। यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट स्पीच किस में बनना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस में बनना चाहिए। तो सिंपल पास्ट टेंस में होगा तो क्या होगा, तो टॉम के बदले यहां पे ही आया है, यानी कि ये यहां पे क्या होता, तो होता फर्स्ट पर्सन होता, यानी कि आई होता, तो ये ही यहां पे आया है, तो आई हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा और V2 होगा, तो हैड का V2 और V3 दोनों हैड ही होता है, तो आई प्लस हैड होगा। आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है दोस्तों। आई हैव नहीं होगा, आई हैव नहीं होगा, आई हैड हो सकता, आई हैड नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसे निगेट कर चुके हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनेगा। तो आई हैड ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों आपको किसी भी तरह का इसमें कंफ्यूजन हो इस एक्सप्लेनेशन में, तो प्लीज आप लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और मैं वादा करता हूं कि आपको मैं समझाऊंगा और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये एक्टिव पैसिव नहीं होगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, ये कहीं ना कहीं ये छूट जाता है, तो ये भी नरेशन से ही है दोस्तों। ठीक है, तो ही सेड दैट he went for a walk every morning. He said that. That आने का मतलब और उसके बाद एक क्लॉज है, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या है, इनडायरेक्ट है। तो इसका डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही सेड का ही सेड ही रह जाएगा। देखते हैं चारों में ही सेड है, चलिए हम लोग देखते हैं, चारों देखना पड़ेगा। दैट के बदले इन्वर्टेड कोमा है। ही वेंट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। और दोस्तों एक चीज याद रहे, जब एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ है तो यानी कि रिपीटेड एक्शन है, और ये पास्ट टेंस में है, यानी कि ये पास्ट टेंस का रिपीटेड एक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये पास्ट टेंस का रिपीटेड एक्शन है, और पास्ट टेंस का जो रिपीटेड एक्शन होगा तो वो पास्ट टेंस में ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो प्रेजेंट टेंस का रिपीटेड एक्शन हो, यानी कि हैबिचुअल फैक्ट हो, या फिर पास्ट टेंस का हैबिचुअल फैक्ट हो, उसका टेंस चेंज नहीं होता है। अब तो चेंज करना क्या है, तो चेंज अब होगा ही कब बनेगा यहाँ पे, जब ये फर्स्ट पर्सन हो, यानी कि आई हो, तभी ये ही के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, आई वेंट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। देखते हैं कहां पे है इसमें, पहला ऑप्शन ही है, आई वेंट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी नरेशन से ही है दोस्तों, देखते हैं सवाल क्या है। The players reported that the spectators were cheering while they were playing. दोस्तों ये भी, इसमें भी दैट लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका डायरेक्ट बनाना है दोस्तों। The players reported that the spectators were cheering while they were playing. तो इसमें आप इसमें रिपोर्टेड के जगह आप क्या लगा सकते हैं, द प्लेयर सेड। द प्लेयर सेड देखते हैं, तो हम लोग लास्ट में देखते हैं सेड द प्लेयर्स, ये भी सही है, सेड द प्लेयर्स सही है, सेड द प्लेयर्स सही है, सेड द प्लेयर्स सही है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब इस पे सही है। अब रिपोर्टेड स्पीच की बात देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में एक बात ध्यान रखने की चीज है, द स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग, मतलब ये चेयर कर रहे थे वाइल दे वर प्लेइंग, जब वे खेल रहे थे। मतलब चेयरिंग जो एक्शन है वो प्लेइंग एक्शन दोनों पैरेलली चल रहा था। ठीक है दोस्तों, क्या चेयरिंग का जो एक्शन है वो प्लेइंग वाले एक्शन के साथ चल रहा था, दोनों साथ में हो रहा था, वाइल लगा हुआ है दोस्तों, दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा था। ठीक है दोस्तों, दोनों पैरेलली टेक प्लेस हो रहा था। जब ये दोनों पैरेलली होगा तो चाहे वो सिंपल पास्ट टेंस में पैरेलली हो रहा हो या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैरेलली हो रहा हो,
कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। अगर आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाए या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बनाए तो टेंस चेंज नहीं होता है दोस्तों। अब देखते हैं कि कहाँ पे ये एज इट इज है। एक्सपेक्टेशन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, चेंज होने वाला है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज रह जाएगा, स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग व्हाइल दे वर प्लेइंग। देखते हैं स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग व्हाइल दे वर प्लेइंग, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6। ये कॉमन एरर है दोस्तों। The strain of all the difficulties, vexation, and anxieties were more than he could beat. देखते हैं दोस्तों इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, एरर कहाँ है। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, दोस्तों जब ऑफ रहे और ऑफ से पहले एक सब्जेक्ट हो, ऑफ के बाद हो, तो ये जो वर्ब होता है ये ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं स्ट्रेन क्या है, ये सिंगुलर है दोस्तों, यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लूरल है, यानी कि वॉज हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम लोग वर्ब को वॉज से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। कॉमन एरर ये भी है दोस्तों। इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन। कंडीशनल क्लॉज है दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ बोथ ऑफ यू स्टूड, अगर आप दोनों खड़े हो जाओगे, स्टूड भी टू, सब्जेक्ट, कंडीशन, इफ। ठीक है दोस्तों, तो जब कंडीशनल क्लॉज यानी कि इफ वाला क्लॉज क्या हो, सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इट वुड हैव नहीं होगा, ब्रोकन V3 नहीं होके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। तो इट वुड ब्रेक होगा, यानी कि अगेन ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, इट वुड हैव ब्रोकन को इट विल ब्रेक से रिप्लेस करेंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी कंडीशनल क्लॉज में किसी भी तरह का एरर डिटेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो हमारा देखिएगा हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में है, और आप देखिएगा कंडीशनल क्लॉज बाय केदार सर भी डाल के देखिए, मिल जाएगा आपको। और जितने भी पॉसिबल कंडीशनल क्लॉजेज हैं सारे वेल एक्सप्लेन्ड हैं, हमने एक्सरसाइज भी उसमें डाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बावजूद भी यदि आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर से प्रयास करूंगा आपको समझाने का। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हैव द लेटर सेंड बाय समवन हु इज ट्रस्टवर्दी। दोस्तों अगर हैव के बाद द लेटर हो तो यानी कि ये हैव ये गेट के इक्विवेलेंट है, और जब गेट प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो उसके बाद आने वाला वर्ब V3 होता है। ठीक है दोस्तों, तो गेट द लेटर सेंड ना होके क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। Walking along the bank of the river, the road began to rise. Very good question. दोस्तों इसमें देखिए, वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगेन, यहाँ पे सब्जेक्ट रोड है, बिगेन टू राइज, रोड ऊपर उठने लगता है। ठीक है दोस्तों, वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, क्या रोड इसके लिए सब्जेक्ट हो सकता है कभी, क्या रोड कभी नदी के किनारे वो कभी वॉक करेगा, नहीं करेगा। तो कोई है जो करेगा, तो क्या होगा, इसके पहले आप, क्योंकि बिगेन है, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो क्या लगा सकते हैं आप, एक पॉसिबल है, वाइल आई वॉज वॉकिंग, क्योंकि V4 है, तो वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब्जेक्ट ले लेता है इसको। और रोड कभी भी, कल्पना में भी आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि वो नदी के किनारे चलने लगेगा, रोड कभी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वाइल आई वॉज हो जाएगा।
तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे वाइल आई वाज लगाएंगे हम लोग किससे पहले, वॉकिंग से पहले। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। After teacher had told the boys how to pronounce the word, all of them in one voice repeated the word again. दोस्तों देखते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज, ठीक है दोस्तों, आफ्टर के बाद टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड। भी टू इधर हो गया दोस्तों, आफ्टर से यहाँ पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, वेरी गुड। द वर्ड अगेन, दोस्तों जब रिपीटेड वर्ड लग ही गया तो इसके साथ अगेन लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा कहना, उसके साथ अगर अगेन लगाते हैं तो ये सुपरफ्लुअस यूज कहलाता है दोस्तों, और ये एरर है। हम लोग अगेन को यहां से रिमूव कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, वेरी सिंपल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। सिनोनिम्स ढूंढना है दोस्तों, सिमिलर मीनिंग वर्ड है एक्सेंचुएटेड। तो दोस्तों ये एडजेक्टिव एक्सेंचुएट का मतलब होता है, एक्सेंचुएटेड जो वर्ब होता है दोस्तों, एक्सेंचुएट का मतलब होता है आप प्रोनाउंस करें या फिर इसको इम्फेसाइज करें, ठीक है दोस्तों, प्रोनाउंस करें या फिर इसको क्या करें, प्रोमिनेंट बनाते हैं, इम्फेसाइज करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं, इसको प्रोमिनेंट बनाते हैं, तो उसको एक्सेंचुएट करते हैं उसको। दोस्तों एक्सेंचुएट करते हैं, और जिसको एक्सेंचुएट करते हैं वो एक्सेंचुएटेड हो जाता है दोस्तों। तो देखते हैं इसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड क्या होगा। एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण, एक्सेंट का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है दोस्तों। डिवैल्यूड का मतलब वैल्यू कम कर किया हुआ, मिटिगेटेड का मतलब दबा के रखा हुआ, यानी कि बुराई को कम किया गया हो। मिटिगेट का मतलब होता है किसी बुराई को कम करना, ठीक है, उसको कम किया गया। तो ऑप्शन जो बचा डी, शार्पेंड। शार्पेंड का मतलब क्या हो, उसको तेज करते हैं आप, उसको धारदार बनाते हैं, यानी कि उसको प्रोमिनेंट यानी कि इम्फेसाइज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। देव, देव का सिनोनिम्स निकालना है दोस्तों। देव का मतलब होता है जो डिसरेस्पेक्टफुल हो, डिस रेस्पेक्टफुल बिहेवियर, डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर जिसका होता है उसे डेव कहते हैं। उसको आप डिसऑनेस्ट भी कह सकते हैं, वो डिसऑनेस्ट होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं दोस्तों। तो जो डिसऑनेस्ट होंगे, अनस्क्रूपुलस होंगे, ये अनस्क्रूपुलस होते हैं। तो देखते हैं इसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड क्या हो सकता है। इंपेरर बने हो गया सर, सम्राट होगा नहीं। इंचेंटर का मतलब जो इंचेंटिंग हो, जो क्या हो, प्रभावशाली हो। सोल्जर मतलब होता है सिपाही होते हैं। स्कॉन्ड्रेल, स्कॉन्ड्रेल यही होते हैं दोस्तों जो डिसऑनेस्ट होते हैं, अनस्क्रूपुलस होते हैं, वो स्कॉन्ड्रेल कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। एंटोनिम्स निकालना है दोस्तों, इसका मतलब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड ढूंढने हैं। वर्ड है डिसिक्रेशन दोस्तों, एक जो इसमें देखते हैं सीक्रेट, सेक्रेड, सेक्रेट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को पवित्र बनाते हैं। आप क्या करते हैं, उसको उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसका पवित्र बनाते हैं, उसको सेक्रेट करते हैं। तो जब सेक्रेट में डी लगा देंगे तो डी सेक्रेट में क्या हो गया, उसको अपवित्र कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कर देंगे उसको, अपवित्र। तो डिसेक्रेशन क्या हो गया, अपवित्र करना। तो इसका उल्टा ढूंढना है, उल्टा मतलब उसको अपवित्र को पवित्र करेंगे आप तो भी उल्टा होगा उसका।
तो कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है इसको आप पवित्र करना। ठीक है दोस्तों, फिर भी हम देखते हैं तीन ऑप्शन है उसमें क्या क्या है। डिस्करेजमेंट मतलब कि आप उसको एनकरेज नहीं कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, डेस्पोडेंसी का मतलब होता है जो लो स्पिरिटेड होते हैं, जो आशाहीन होते हैं, जिसमें करेज नहीं होता है, वो डेस्पोडेंट कहलाते हैं। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है आशा करना। तो एक ही बचा दोस्तों जो इसका एग्जैक्ट उल्टा आ रहा है, अपवित्र करने से पवित्र करना, डिकॉन्सिक्रेट यानी कि डिकॉन्सिक्रेशन, सॉरी कॉन्सिक्रेशन, डिसिक्रेशन का कॉन्सिक्रेशन होगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। एंटोनिम्स निकालना है इसका भी दोस्तों। मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, एक्सटेंशन की कहते हैं कि जो है उसका एक्सटेंशन है, वो आगे दिखता है, डिस्प्लेड होता है दोस्तों। ठीक है, जो डिस्प्लेड होता है उसे क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेड कहते हैं। अगर कोई भी चीज है अगर वो दिखता है तो दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट इज देयर, जो है उसका मैनिफेस्टेशन होता है, उसका प्रदर्शन होता है। तो मैनिफेस्टेशन का डिस्प्लेड होगा, यानी कि डिस्प्लेड तो कभी इसका एंटोनिम्स हो नहीं सकता। कंसील्ड, कंसील का मतलब क्या होता है, हाइड। तो इसका अगर डिस्प्ले है तो इसका उल्टा क्या होगा, हाइड होगा। तो आंसर बी हो सकता है। फिर भी हम आगे देखते थे, सप्रेस्ड बने दबा हुआ, हाइड नहीं दबा हुआ, ये इनएक्टिव हो सकता है सप्रेस्ड। मार्क्ड, मार्क्ड भी नहीं होगा दोस्तों। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कंसील्ड होगा, यानी कि राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। वन हु इज डेबलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर। तो दोस्तों, वन हु इज डेबलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर dilettante, estate, maestro and connoisseur। तो दोस्तों, dilettante का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेबलर का मीनिंग समझ लेते हैं, तब हम लोग बेहतर तरीके से इसको देख सकते हैं, क्योंकि दो ऐसे वर्ड हैं इसमें जो कि करीब करीब नियर बाय मीनिंग रखते हैं। डेबलर का मतलब होता है नॉट डीप। तो ऐसा व्यक्ति जो कि आर्ट्स और साइंस में डेवलर हो, मतलब थोड़ा बहुत छिछला नॉलेज रखता हो, शेलो नॉलेज रखता हो, इंटरेस्ट है बट ही इज नॉट वेरी मच कमिटेड टू दैट। कमिटमेंट का अभाव होता है दोस्तों, लेकिन उनको इंटरेस्ट है आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर में। ठीक है, आर्ट्स हो या साइंस हो या फिर लिटरेचर, शौक होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट नहीं होता है। तो देखते हैं दोस्तों, डिलेटेंटे, डिलेटेंटे का मतलब होता है कि जिसके पास इंटरेस्ट हो लेकिन वो कमिटमेंट नहीं होता है, उसको कहते हैं डिलेटेंटे। तो ये आंसर हो सकता है। फिर भी हम लोग आगे देखते हैं कि तीन जो ऑप्शन है उसमें क्या किस नियर बाई और इससे बेहतर क्या कोई वर्ड है। एस्थेट, एस्थेट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि आर्ट को, साइंस को या लिटरेचर को बहुत तवज्जो देता हो, उसको बड़ा रिस्पेक्ट करता हो, उसको अप्रिसिएट करता हो। यानी दोस्तों, अप्रिसिएट करता हो लेकिन उसमें खुद उसको आता है कि नहीं आता है वो जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेस्ट्रो मतलब होता है कि जो संगीत से में रुचि रखते हैं, रुचि नहीं मतलब संगीत में जो महारत हासिल रखते हैं, उसे मेस्ट्रो कहते हैं। और क्रोसिया का मतलब होता है कि जिनको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होता है दोस्तों, नॉलेज होता है लेकिन वो डीप नॉलेज होता है। ही बिकम द जजमेंट, जज, ही कैन बिकम द जज। उनको इतना अनुभव होता है कि वो जज बन सकते हैं उस क्षेत्र के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों में अंतर इतना ही हो गया कि क्रोसिया के पास डीप नॉलेज होता है, डिलीटेंटे के पास शेलो नॉलेज होता है, नॉट डीप नॉलेज होता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए।
नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। A speech delivered without previous preparation, मतलब कि बिना तैयारी के भाषण देना या दिया। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? सोलिलोकी, एक्सटेम्पोर, रेटोरिक या फिर एक्सप्रेशन? तो दोस्तों सोलिलोकी का मतलब होता है स्वागत भाषण। जब किसी के बारे में उसकी तारीफ करके जो भाषण दी जाती है उसे सोलिलोकी कहते हैं। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है कि विदाउट प्रिपरेशन, अगर आपको अचानक कोई अगर टॉपिक दे दिया जाए और उस पर आपको भाषण देना है तो उसे इम्प्रॉम्प्चू या एक्सटेम्पोर बोलते हैं। ठीक है। रिटोरिक का मतलब होता है कि वाक पटुता। देखिए रिटोरिक दोनों वर्ड लेके आता है। रिटोरिक जो होता है एक तो पॉजिटिव होता है कि बहुत अच्छा भाषण देने वाले, शब्दों का बहुत अच्छा चयन करें, और कभी कभी लोगों को अपने भाषण में फंसा के अपना उल्लू सीधा करना भी होता है दोस्तों रिटोरिक का मतलब। ठीक है दोस्तों, तो रिटोरिक एक बढ़िया वर्ड है जो कि एक वाक्पटुता प्रदर्शित करते हैं, उसे भी हम रिटोरिक बोलते हैं। और अपने भाषण के बल पे, अपने स्पीच के बल पर किसी को संबोधित करके अपना काम कर लेते हैं, उसे भी रिटोरिक कहते हैं। और एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं दोस्तों, एक्सप्रेस करना यानी कि आप उसको एग्जिबिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेम्पोर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है दोस्तों, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। दोस्तों ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है ऑन इम्पल्स या विदाउट प्लानिंग इन एडवांस। मतलब बिना तैयारी किए एकदम उस क्षण में ही क्या करते हैं, आप एक्ट करते हैं, इम्पल्सिव होकर एक्ट करते हैं। आप उसके पहले कोई प्लान नहीं किए होते हैं और उसी क्षण आप एक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो देखते हैं दोस्तों उससे रिलेटेड वर्ड्स कहाँ है यहाँ पे। एट, टू एक्ट एट वंस। देखिए दोस्तों, एक्ट एट वंस मतलब अचानक आप, तुरंत आप एक्ट करते हैं, ये एकदम मिलता जुलता है दोस्तों। फिर भी देखते हैं आगे तीन ऑप्शंस, इससे बेहतर कोई एक्सप्लेन करता है। टू राइड अ हॉर्स इन रेस नहीं होगा दोस्तों। टू एक्ट डेलिबरेटली नहीं होगा दोस्तों, चूंकि डेलिबरेट मतलब जानबूझ कर करते हैं आप, यानी कि पहले से प्लान है, एडवांस में आपने उसको प्लान कर रखा है, यानी कि ये नहीं होगा। टू एक्ट एट दी अपॉइंटेड टाइम नहीं, एकदम निश्चित समय पर काम करते, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। अगेन फ्रॉम idioms and phrases, the burn one's fingers। तो बर्ड वन फिंगर्स का मतलब होता है दोस्तों, आप लॉस पहले झेले होते हैं, फाइनेंशियल लॉस अगर आप पहले झेले होते हैं, अनुभव होता है फाइनेंशियल लॉस का, तो उसे क्या कहते हैं? टू बर्न वंस फिंगर। अगर अब मैं ये कहूं आई हैव बर्न माई फिंगर्स इन सच बिजनेस अर्लियर, का मतलब है मैं ऐसे व्यवसाय में पहले लॉस झेल चुका हूं। तो देखता हूं दोस्तों कि इसमें बेहतर एक्सप्लेन करने वाला कौन सा सेंटेंस है, कौन सा फ्रेज है। टू गेट हर्ट फिजिकली नहीं होगा। टू सफर फाइनेंशियल लॉसेज एकदम होगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं और भी। टू फाइंड वर्क नहीं होगा। टू सफर नर्वस ब्रेकडाउन ये भी नहीं होगा। तो आंसर बी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। एडवांस बैक एंड कॉल। दोस्तों एडवांस बैक एंड कॉल का मतलब होता है किसी की सेवा में एकदम रेडी रहना दोस्तों। ठीक है, अगर उसने कहा और हम उसका तुरंत क्या कहें, हुक बजा दिए। ठीक है, कि उसने ऑर्डर दिया और मैं इमीडिएटली उसका काम कर दिया, तो उसको कहते हैं टू बी एट हिज बैक एंड कॉल। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। टू अटेंड ए कॉल, टू बी हेल्प बाय समवन, टू बी यूजफुल टू समवन, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। देखिए दोस्तों, किसी की बात को मानना टू अटेंड द कॉल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा मतलब ये भी हो गया कि फोन उठाना भी कहते हैं टू अटेंड द कॉल। लेकिन ऑप्शन डी में बेहतर है, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। मतलब कि आप जिसके बैक एंड कॉल पे है उसके द्वारा आप डोमिनेट किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उनका आप वो डोमिनेटेड है आप पे। ठीक है दोस्तों,
तो ये आंसर ज्यादा सटीक है, ऑप्शन नंबर डी, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये भी इडियम से है दोस्तों, सॉरी फॉर दिस टुडे, जगह ऐसा हो सकता हो गया है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है दोस्तों, देखिए ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है दोस्तों एक्सलेंट वर्क। तो ऑप्शन बी एकदम यहां पे ओबियस है, एक्सलेंट वर्क। सो दोस्तों इसके साथ ही, इस 20वें सवाल के साथ ही आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन वेरी मच, एंड since I have a little cold, so little problem with the sound, but I think I am very much audible to you guys. Thank you very much for watching this video, and please do not forget to share this video with your friends, and please push the like button and the bell button so that you will get the notifications as when we upload the new videos. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot once again, and please keep watching the video every day, and if we fail to upload the video, प्लीज सी द ओल्ड वीडियोस, आप ओल्ड वीडियो से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।